चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका कैपिटल बस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न, एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, उस केस में 10 + 5 भी हो सकता है, यानी कि 15 मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा जनरली नहीं होता कि इसका क्वेश्चन ना आए या 10 मार्क्स से कम आए। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए चैप्टर, ठीक है। लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ लेंदी भी है। मुश्किल नहीं कह सकते, मुश्किल इसलिए लगता है ये चैप्टर क्योंकि लेंदी बहुत हो जाता है, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको याद रखनी पड़ती हैं इसके अंदर, ठीक। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसी वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा लेंदी है चैप्टर, तो थोड़ा स्टूडेंट इसके अंदर वो गिव अप कर देते हैं कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बट ठीक है अच्छा चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा चैप्टर है। तो देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें कैपिटल बस्टिंग, तो एक बार छोटी सी बात बता देता हूँ कि एफएम के अंदर मेनली 3 डिसीजन होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक होता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। यानी कि पैसा कहाँ से उठाएं वो तो फाइनेंसिंग बताता है, ठीक, कहाँ लगाएं वो इन्वेस्टमेंट, और डिविडेंड डिसीजन फिर जो पैसा कमाने के बाद कंपनी के पास बचता है वो शेयर होल्डर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, वो डिविडेंड डिसीजन है, राइट। तो हमारा जो चैप्टर है कैपिटल बस्टिंग वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है कि पैसा कहाँ लगाना है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी देयर आर नंबर ऑफ डिसीजन, लाइक एक होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन और एक होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है वो हमारा आता है कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम का टॉपिक है, वो शॉर्ट टर्म की तरफ जाता है सारा। डेटर में कितना पैसा रखें, इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का एज ए होल कितना रिक्वायरमेंट होगी, सब चीज़ें वो सब इसमें जाता है। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये आपका बेसिकली आपका आता है कैपिटल बस्टिंग में, राइट। तो ये हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक लाइन में इसका मीनिंग लिखना, पहले एक लाइन में सिर्फ कैपिटल बस्टिंग है क्या चीज़ लिखिएगा एक बार। कैपिटल बस्टिंग is a technique of capital budgeting is a technique of evaluating long term investment proposal। टेक्निक है एक, ये कौन किस काम की टेक्निक है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो आप देख रहे हैं इसमें वही चीज़ आ गई कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। प्रपोजल या प्रोजेक्ट एक ही बात है। अब ये जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल क्या बता रहा है, कोई भी चीज़ है, लाइक आपको मशीनरी खरीदनी है, आपको प्लांट खरीदना है, ठीक है, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर लगने वाला है। और लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है, जनरली आपको 3 इयर्स और मोर, 3 साल या उससे ज़्यादा का होगा, ठीक है। हालांकि कई बार आप एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल में कभी कभी 2 साल का भी मैं ले लूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे जनरली आपको ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में मिलने वाला है या बुक में मिलने वाला है वो 3 इयर्स या उससे ज़्यादा का ही होगा। तो लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे 3 साल या उससे ज़्यादा का है, ठीक है। तो कैपिटल बस्टिंग एक टेक्निक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को क्या करती है, इवैल्यूएट करती है। तो इवैल्यूएट करती है इसका मतलब उसको ये देखेगी कि क्या हम कैपिटल बस्टिंग ये प्रपोजल करें या ना करें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बाद में ऐसा करने के बाद तो नहीं सोच सकते ना कि यार करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, एक तो अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है और एक टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। लेट्स से 5 इयर्स। अब आप 5 साल के बाद तो नहीं बोल सकते ना यार ये डिसीजन हमें गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं दूसरा कर लेते हैं, नहीं, आपको पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनका यही तो काम है। उनको क्या बोला गया कि कंपनी एक प्रोजेक्ट लगाने वाली है, लो जी 500 करोड़ रुपए का है, 500 करोड़, भाई कंपनी के केस में तो ऐसी अमाउंट होंगे ना। तो उनसे बोल रहे हैं बताओ क्या करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स में होने वाले जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज है उनको जज करेगा, एक्सपेक्टेड निकालेगा। क्या जो जाने वाला वो तो दिख ही जाएगा, आउटफ्लो तो दिख ही रहा है कि अच्छा 500 करोड़ लगाना है, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी जो कंटेक्स्ट में इनफ्लो होने वाला है वो कितना कितना है। नहीं, जैसे अलग अलग जगह की भी बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि जैसे आपने ना प्रोजेक्ट तो चूज कर लिया, आपने देखा प्रोजेक्ट ए, उसके सामने प्रोजेक्ट ए डाल दिया कि भाई हम ये प्लांट लगाने वाले हैं,
इस प्लांट के अंदर ये सब खर्चे होंगे, ये सब हम इनकम ऐसे ऐसे सोच रहे आएगी। अब आप बताओ कि क्या इतना ये सही रहेगा नहीं रहेगा। अब उसमें नंबर ऑफ थिंग्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि और नंबर ऑफ जो आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं, वो ये हो सकता है जैसे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, हाँ ये होगा, ये होगा, लेकिन वो सारे ना मोरलेस एक जैसे होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं कह रहा हूँ या तो ये बताओ ये मशीन खरीदूं, या एक बात ये बोलो कि मैं ये मुझे ये मान लीजिए शॉप खरीदनी है, ऐसा नहीं। दे आर मोरलेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, ये वर्ड पे मैं आऊंगा बाद में। मतलब वो ऐसा प्रपोजल होगा कोई एक आपको करना है लेकिन वो एक जैसा है, कि जैसे आपसे बोल रहे हैं मशीन ए ले लो या मशीन बी ले लो, बस उसकी कैपेबिलिटी में थोड़ा फर्क है, उसकी फंक्शनिंग में फर्क है, लेकिन मोरलेस जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा। सेम मतलब मान लीजिए वो प्लास्टिक की कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ हो रही है, तो वो तो दोनों काम सेम ही करेगी, बट आप बताओ कौन सी अच्छी है। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगी वो आप उसके लिए यस करोगे। आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ, जो कि फायदे के लिए क्या देखते हैं उस पर आ रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो जो कैपिटल बस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज करने के लिए टेक्निक को बताती है, ठीक है। तो 3 इयर्स और मोर इसके अंदर लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बोला जाएगा, आपको जनरली बोला जाएगा ईयर, मैं मान लेके चलता हूँ 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो 3 0 1 2 3, और ये है कैश फ्लोज। एक नया वर्ड यूज़ किया मैंने आपके साथ, कैश फ्लोज। अभी मैं इस पे आऊँगा, रादर मैं नेट कैश फ्लो लिख रहा हूँ, NCF, नेट कैश फ्लोज, ठीक है। ये आज की क्लास हमें इस पे बहुत लगानी है कि ये क्या होते हैं। तो मान लीजिए 500 करोड़, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, ठीक है, ये रुपीज़ इन करोड़ सेलेक्ट से, ये आउटफ्लो है। जीरो का मतलब आज का दिन यानी फर्स्ट डे, ठीक है। उसको नेगेटिव दिखाने का मतलब नेट जा रहा है पैसा, आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो में लेट से 200, 300 एंड 150, ये सब इनफ्लो हो रहा है 3 साल तक, ठीक है। तो अब ये आता है आपके सामने, ये बोला गया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने ये नेट कैश फ्लो कैसे आए वो हमारे को अभी सब्जेक्ट मैटर है, वो हमें सीखना है अभी, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो, लेकिन मान के चलते हैं अभी क्वेश्चन हमें दे दिया है, कभी कभी हमें दे भी रखे होंगे ये, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये आपके सामने कैश फ्लोज है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लोज है, बताओ क्या ये प्रोजेक्ट करने लायक है। तो आपको इवेल्यूएट करना है। तो कैपिटल बस्टिंग बोलता है अच्छा इसको देखने के कि ये करने लायक है नहीं, देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। तो वो पहले मैं टेक्निक पे आता हूँ। अब देखिए ये करने के लिए मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इसको इवैल्यूएट करना है मुझे। इसकी टेक्निक्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, यानी जो कैप बस्ट की टेक्निक्स थी, सीबी की कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बोला गया नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और इसका एक नाम और भी है, और यू कैन से ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल, ठीक। दूसरी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, दैट इज द मेन टेक्निक्स, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अभी हम एक एक वर्ड पे आएंगे कि ये डिस्काउंटिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको क्या है डिस्काउंटिंग टेक्निक, और यू कैन से वी कॉल इट मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। अब नॉन डिस्काउंटिंग में क्या है समझिएगा। अब यहाँ से मेन चैप्टर अपना स्टार्ट होता है कि ये जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM। ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आज जो 1 रुपया है, 1 साल बाद जो 1 रुपया मिलेगा, वो दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वर्थ जो है वो कम हो चुकी होगी, ठीक है। या आप ऐसे बोल लीजिए कि जो मुझे 1 रुपया 1 साल बाद मिलने वाला है, वो आज के कितने रुपए के बराबर है, ठीक है। क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, ठीक है। या अगर हम उसको ऐसे बोलें कि अगर हमने मतलब TVM को समझने के 2 तरीके हैं, एक होता है कंपाउंडिंग, एक होता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। कंपाउंड डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है कि या तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 0 पे और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं वापस देखना चाहता हूँ कि मैं 2 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 2 लाख रुपए की आज के कंटेक्स्ट में वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है। क्योंकि वैल्यू कम आती है, इसलिए इसको डिस्काउंटेड वैल्यू बोला जाता है। वर्ड जो है ना डिस्काउंटिंग, वो यहाँ से निकला है। क्योंकि आपने बोला जो 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसके अगर आज देखूं तो यार वो तो 1,80,000 के बराबर है, तो वैल्यू कम हो गई ना, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। और वो किसी ना किसी रेट से तो आपने किया होगा,
आपने बोला यार वो 12% रेट के हिसाब से बढ़ता है घटता है, तो वो जो डिस्काउंट जो रेट है उसको इसलिए डिस्काउंटेड रेट बोला जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड रेट इसलिए बोलते हैं। अब सुनो इस पे आओ नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है ट्रेडिशनल। ये टेक्निक बोलती है कि एक साल बाद मिलने वाला 200 करोड़ ही है, देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कौन सी टेक्निक बोलती है? नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक, पुराने जमाने की टेक्निक, यानी कि कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनी ये फॉलो नहीं करती। आप खुद सोचो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। मैंने आज से आपसे आज 1 लाख रुपए लिया, ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, आपने बोला सर ले लो, ठीक है, और 1 साल बाद दे दूंगा, तो मैं आपको 1 साल बाद दे रहा हूँ। ध्यान रखना, इमोशंस को साइड में रख के बात करेंगे। हम फाइनेंस के स्टूडेंट है, या एक जनरल फाइनेंस के स्टूडेंट ना भी हो, अगर मैं 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए ही दे रहा हूँ, तो आप यही बोलने वाले हो कि सर 1 लाख रुपए तो आपने लिए थे, मेरा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो आप बोलोगे फायदा क्या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर अगर मैं पैसे आपको नहीं देता ना, तो मैं कहीं ना कहीं तो लगाता, घर में तो नहीं रखता, आया तो मैं बैंक में लगाता, या मैं शेयर मार्केट में लगाता, या कहीं ना कहीं तो लगाता, किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में लगाता, तो वहां से मैं कुछ कमाता। वो जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लूज कर रहे हो, कम से कम मुझे वो तो दो। वो जो रेट है वही आपकी वो जो रेट है उसी रेट को हम यूज करते हैं अपना डिस्काउंटिंग करने में, ठीक है ना। तो वो जो रेट है उसको डिस्काउंटिंग रेट हमने कहा हम बोलते हैं, और वो हमें करने में काम आता है। तो सोच के देखो, यानी कि आपसे मैंने 500 रुपये, यानी कि मैंने जो एग्जांपल बोला कि अगर मैंने 1 लाख रुपए आपसे वापस ले लिए, आपको दिए 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब जो ये वाली टेक्निक होगी नॉन डिस्काउंटिंग, वो तो कहेगी ठीक है आपने लाख रुपए दिए थे, लाख रुपए वापस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे तो आपको नुकसान हो गया, क्योंकि क्या वो 1 लाख रुपए आज के 1 लाख रुपए के बराबर है? नहीं है। बट जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो उसमें फर्क नहीं करती, यानी कि ये इसका अगर आपको समझ में आया तो इसे ड्रॉबैक हो गया। किसका? हाँ, 500 भी आ गए तो कोई बात नहीं है, हाँ ये बोल रही है बिल्कुल, यानी जितना लगाया उतना ही वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं इट इग्नोर्स, बिल्कुल, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके फिर लिखना है आपको, इट इग्नोर्स टीवीएम, ठीक है। लेकिन जो आपकी डिस्काउंटेड टेक्निक्स है वो बिल्कुल कंसिडर करती है, कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंसिडर किस तरह से करेगी? वो आपको बोलेगी जो आज के 1 लाख रुपए अगर मैं आपको 1 लाख 1 साल बाद दूंगा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? लेट से आपने 12% माइंड में रख के दिया था, 12%, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपको 1,12,000 रुपए दूंगा तभी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आपकी, डिपेंड करता है कि मैं आपको 1,12,000 देने पे आप खुश होगे या नहीं होंगे। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% है तो आपको खुशी होगी, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% थी और मैंने आपको 1,10,000 रुपए दिए, तब भी आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आप तो 12% एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए वो डिस्काउंटिंग रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस ज़्यादा मिलना चाहिए तो काम चल जाएगा, ज़्यादा मिलने से काम नहीं चलेगा। वो जो रेट है वो रेट मेट होना चाहिए, मीट होना चाहिए। तो वो रेट कहाँ से निकलता है? सुनो उस पर एक बार आते हैं, चलो एक थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं उस पर आता हूँ वो रेट कहाँ से निकलता है, कैसे इवैल्यूएट होता है। जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि वो रेट है क्या, ठीक है। आप यहाँ से नोट कीजिएगा, ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। हाँ हाँ बिल्कुल यहीं से। और इसके नीचे आपको स्पेस छोड़ना है। अभी हम जो नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग के अंदर जो टेक्निक्स के एग्जैक्ट नाम है वो कॉपी करेंगे, अभी लिखेंगे अभी हम। ठीक है, हो गया। चलो अब सुनिएगा। पहले मैं टेक्निक के नाम बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, फिर हम एक एक चीज पे वापस आएंगे। देखो जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, यानी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, उसके अंदर हमें 2 मेथड्स पढ़ने हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है पे बैक पीरियड, पे बैक, पे बैक पीरियड, पीबीपी, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नॉन मतलब ट्रेडिशनल के अंदर सिर्फ 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली मॉडर्न है, जो मेन हमारा सब्जेक्ट मैटर है, वो उसके अंदर हमें नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। थर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी सबकी बात करेंगे धीरे धीरे कि होते क्या है। आईआरआर हो गया, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आईआरआर, थर्ड वाले को। देन विल स्टडी, हमने पे बैक पढ़ा था ना, पे बैक के अंदर जो ड्रॉबैक था कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर होती है, उसको ठीक कर दिया गया और उसको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बना दिया गया। तो ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बन गया, डिस्काउंटेड पीबीपी, पे बैक पीरियड। उसके अलावा दो छोटी छोटी टेक्निक्स भी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ना तो है हमें। वो है मॉडिफाइड, एक है मॉडिफाइड एनपीवी, मतलब जब एनपीवी सीखेंगे तभी सीख लेंगे इसको हम और जब हम आईआरआर सीखेंगे तब एक और सीखेंगे जिसका नाम है मॉडिफाइड आईआरआर। लाइक स्लाइड्स डिफरेंस के साथ इनको पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो पूरा 6 टेक्निक्स को। हो गया, चलो अब आते हैं आगे। अब देखिए, मैं एक बार आपसे डिस्काउंट रेट की बात कर रहा था। डिस्काउंट रेट, चलो उससे पहले, क्योंकि डिस्काउंट रेट का भी हमने जिक्र तो किया है लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा उसको। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार टेक्निक्स पे वापस आता हूँ। देखो, पे बैक पीरियड हो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू या जो भी मेथड हो, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? आपने अगर ध्यान दिया हो मेरे एग्जाम्पल पे, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मुझे 3 साल का प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है। इस वाले क्वेश्चन को मैं 8 की 8 टेक्निक से कर सकता हूँ। यानी कि टेक्निक बस अलग अलग तरीका बताती है, इवैल्यूएट तो वही करना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन तरीका अलग अलग है। कोई इसका पीरियड निकाल के बताएगा, टाइम निकाल के, कोई बोलेगा नहीं इसकी एनपीवी निकालो, कोई बोलेगा इसका पीआई निकालो, क्या होता है वो समझेंगे। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि आपने देखा यहाँ पे मैंने नेट कैश फ्लो लिखा। कैश फ्लो पूरे के पूरे फाइनेंस के अंदर वैसे जनरली हम ना अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं लेते, वी कंसीडर कैश फ्लोज, यानी कि कैश प्रॉफिट लेते हैं, कैश प्रॉफिट। क्योंकि ना हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। अब हमने डेप्रिसिएशन कितनी डाली है या हमने अमोर्टाइजेशन कितनी डाली है, वो हमारा कैश तो होता नहीं है, उससे आधा ज़्यादा तो है नहीं, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन उसकी वजह से अगर कुछ टैक्स पे इम्पैक्ट आ रहा है तो वो जरूर करते हैं, उस पर आएंगे अभी। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वी कंसीडर कैश फ्लोज नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। बस पूरे 8 की टेक्निक्स में एक ये वाला मेथड है, देखो जिसका नाम ही लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट यानी सिर्फ ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेता है, बाकी पूरे चैप्टर के अंदर वी कंसीडर ओनली कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट। ठीक है, ओके। बार बार हम यूज करेंगे अलग अलग केस में, बस ये टेक्निक कैसे यूज करनी है हमारा चैप्टर इसी पे रहेगा। क्वेश्चन का मेन यही होगा, आपको प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें कैश फ्लोज दे दिए, या कैश फ्लो भी हमें निकालने पड़ सकते हैं, उस पर आएंगे अभी, कि इसको इवैल्यूएट करके बताओ कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, बस ये वो इवैल्यूएट करने को भी नहीं बोल रहे वगैरह, से पीबीपी निकाल दो, एनपीवी निकाल दो, मतलब वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहे, डिसीजन भी मत लो, सिर्फ निकाल दो, वो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, रेलिवेंट कैश फ्लोज इन कैपिटल बजटिंग, मतलब इस पूरे चैप्टर में कुछ कैश फ्लोज से हम डील करेंगे बार बार। मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या मतलब? जब आप प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करोगे तो सबसे पहले पैसा जाएगा, आएगा तो बाद में ना, पहले तो जाएगा। तो जो शुरू में जाता है उसको बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। और अच्छा बताओ, इसका टाइम पीरियड क्या रहता होगा? टाइम एट टी मतलब टाइम पीरियड। ये कब जाएगा? आज या बाद में? जनरली आज ही जाएगा। तो ये जनरली कहाँ होता है? एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल कैश आउटफ्लो हमारा T0 पे जाता है, बट ऐसा नहीं है, मैंने इनिशियल वर्ड लगाया तो इसलिए मैंने T0 लिख दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कैश आउटफ्लो का और बाद में भी जा सकता है, हाँ जा सकता है। जैसे देखो, मेरी एक ऐसी मशीन है जो आज खरीदी गई, 100 करोड़ की आ गई, लेकिन वो ऐसी मशीन है उसको ना 3 साल बाद ना ओवरहॉल करवाना ही पड़ता है, उसमें एक पार्ट चेंज होता है जो कि 10 करोड़ का आता है।
तो अब 100 करोड़ तो शुरू में लग गए, लेकिन 3 साल बाद भी कैश आउटफ्लो हो रहा है मेजर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं, रिवेन्यू की नहीं, कैपेक्स ही हो रहा है लेकिन 3 साल बाद हो रहा है। तो अगर ऐसे केस में वो इनिशियल ना होकर 3 साल बाद है तो उसका T3 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेंगे, लेकिन वो एक्सेप्शनली होगा। मतलब अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ या आपको मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो 18 के अंदर या 17 के अंदर तो इनिशियल कैश आउटफ्लो ही होता है बस। वो जो कभी कभी होता है वो जो बीच में आउटफ्लो भी दे रखा होगा आपको, कैपेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यानी एक कैश फ्लो जो हमारे चैप्टर में बार बार आएगा वो होगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, और अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बेसिकली प्रोजेक्ट की कॉस्ट। जो आपने कोई मशीन खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, कुछ भी खरीदा, कोई लैंड खरीदी, तो उसमें कितना पैसा जा रहा है आपका, ये वो है, ठीक है। ओके, अब आगे दूसरा कौन सा कैश फ्लो आपको मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में, वो है एनुअल इनफ्लोज। एनुअल इनफ्लोज, हर साल इनफ्लो आएगा आपको। आपने आज मशीन लगाई, उस मशीन से आपने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन यानी सेल करी होगी, फिर सेल करके खर्चे भी हुए होंगे, माइनस करके जो नेट बचेगा, नेट, ठीक है, कौन सा प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट, कैश फ्लो, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये सेल नहीं है, ध्यान रखना, सेल वगैरह लेकर खर्चे वगैरह माइनस करके सब कुछ करने के बाद जो नेट बचा मेरे हाथ में हर महीने, हर साल, सॉरी, वो ये है, ठीक है। तो एन इनफ्लो की बात हो रही है, और ध्यान देना एनुअल इनफ्लो तो है, कौन सा है, लेकिन कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी कॉल इट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है, CFAT, हम इसको CFAT बोलते हैं, कैश फ्लो। प्रॉफिट नहीं है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, हम इसको PAT बोल देते, सिर्फ पैट, बट दिस इज नॉट पैट, दिस CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या फर्क है, फर्क इतना सा है, अगर कोई नॉन कैश आइटम होगी तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो किस वजह से, वो हम देखेंगे कि टैक्स सेविंग वगैरह हो रही होती है तो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सिर्फ वो प्रॉफिट हाथ में लेंगे जो हमारा कैश प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हर साल। अच्छा, इसका टी बोलो, इसका जो टी होता है, इसका जो टी होता है, अब सुनो, इसका जो टी होता है वो सब्सिक्वेंटली हर साल होता है। हमने आज प्रोजेक्ट लगाया, तो प्रोजेक्ट लगाने के बाद इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा, पूरे साल में इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन करने के लिए हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर मानते हैं। क्या मतलब, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो टी है ना इसका, वो 1 ईयर से स्टार्ट होगा, ईयर 1 से, और ऐसे लिख सकता हूँ, रादर आई शुड राइट लाइक दिस, एंड ऑफ ईयर 1 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब पहले साल के एंड से लेकर जब तक का प्रोजेक्ट है तब तक चलता रहेगा। यानी कि मुझे कैश इनफ्लो जो, जैसे मेरा जो एग्जांपल था ना, कि मैंने आपको बोला कि पहले साल में इतना पैसा है, दूसरे साल में है, तो हम मानते हैं कि पैसा हमेशा साल के एंड में आता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं है, वो तो बीच में आता रहेगा, लेकिन क्या है ना, अपने को एक पीरियड तो पकड़ना पड़ेगा, हमें डेट थोड़ी दे रखी होंगी, तो हम ये मानते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं वो साल फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा, सेकंड ईयर के एंड में आएगा, थर्ड ईयर के एंड में आएगा। तो इसलिए पहला कैश इनफ्लो कब आएगा, पहला कैश इनफ्लो कब, पहले ईयर के एंड पे। और अगर मेरा क्वेश्चन 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, तो यानी पहले ईयर के एंड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये CFAT जो है, अब CFAT या तो क्वेश्चन मुझे बता देगा, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बता दिया था आपको कैश अभी ऊपर एग्जाम्पल में, लेकिन जनरली नहीं बताएगा, हमें उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हम सीख लेंगे, निकालना पड़ेगा CFAT हमें पहले, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब आते हैं तीसरा कैश कौन सा होता है, तीसरा होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये भी इनफ्लो है, ध्यान देना वर्ड पे, कैश इनफ्लो बोला मैंने इसको भी, ये भी इनफ्लो था, ये भी इनफ्लो था, लेकिन कौन सा, टर्मिनल। तो टर्मिनल मतलब होता है आखिरी। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, आखिरी मतलब तो आखिरी यहाँ आएगा तो सही 5 ईयर का, नहीं, ये वो नहीं है, ये एक्चुअली वो है जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है ना, वो जो सैल्वेज वैल्यू होती है ना, जो आखिरी में स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू, ये वो है, इसलिए इसको हम अलग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मुझे हर साल प्रोजेक्ट 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कमा के दे रहा है, ये वो नहीं है, वो तो यहाँ आ गया CFAT में। T5 करके जो आपने बोला कि यार ये जो मशीन थी ना तुम्हारी 500 करोड़ की, ये ना 20 करोड़ की बिक जाएगी आखिरी में, ये वो है टर्मिनल कैश इनफ्लो। और वी ऑल्सो कॉल इट सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज, बची कुची, सैल्वेज वैल्यू। बट हाँ, क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा कि सैल्वेज कुछ है तो वी कैन टेक इट इज 0, नहीं लेंगे, ठीक है। इसका टी क्या होगा, इसका टी क्या होगा, एट,
हाँ बिल्कुल, टी जो होगा इसका लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर होगा हमेशा, एट टी लास्ट ईयर। मतलब अब मैं 5वें साल तो लिख नहीं सकता ना, मेरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा 3 साल का है तो लास्ट ईयर तीसरा साल हो गया या लास्ट ईयर, ठीक है। ये कैश फ्लोज मेरे हर क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं यूज होंगे, इनिशियल, CFAT और टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल कभी कभी नहीं भी होगा, लेकिन आप सोचो इनिशियल और CFAT के बिना तो क्वेश्चन होएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये हमेशा होगा। प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा, रेलिवेंट कैश फ्लोज इन कैप बजटिंग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई कैश फ्लो बहुत बार दे रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, दे रखा है तो ठीक है, फिर तो हम सीधा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होगा, जनरली वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो मेरा सारा का सारा फोकस अब इस बात पे है, क्योंकि देखो इनिशियल तो बताता ही है क्वेश्चन और टर्मिनल भी बताता है क्वेश्चन, तो यानी कि सारा फोकस कहाँ है, एनुअल कैश फ्लो यानी CFAT। तो यानी कि हमारा चैप्टर का जो मेन है ना, जिसपे पूरा चैप्टर घूमता है जिसके आसपास, वो CFAT है, ठीक है। तो वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT। ठीक है, एक बार आप देखेंगे पहले फिर नोट करेंगे, अभी देखते रहना। मैक्स टू मैक्स आपको कहाँ से शुरुआत करके दे सकता है, आपको कुछ भी नहीं बताया उसने, तो सेल से ही बताएगा। सेल से भी क्या बताएगा, रादर आपको बोलेगा हमारे पास 10,000 यूनिट्स हैं, उसका सेलिंग प्राइस 50 रुपये है, तो सेल भी खुद निकालनी पड़ेगी। फिर आपको उसकी कॉस्ट बताएगा, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी एक तरह का इनकम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि उससे हम क्या करेंगे, मान लो उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट बताई, मटेरियल 2 रुपये का, लेबर 5 रुपये की, हम सारा वो ऐड कर लेंगे। मैं इतना डिटेल में नहीं बनवा रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा मैक्स टू मैक्स, और जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और यू कैन से जो COGS होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ठीक, उसके अंदर बस मैं एक चीज़ नहीं ले रहा इसमें, कॉक्स के अंदर तो डेप्रिसिएशन भी आता है, हम डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे अभी के लिए, मैंने इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट वो नहीं आएगी ना वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए, मैंने सारी कॉस्ट ले ली, यहाँ पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिक्स कॉस्ट मानते हैं ना, लेकिन मैंने एक तरह से कॉक्स भी लिख दिया आप यहाँ पर। अब कॉक्स में तो डेप्रिसिएशन भी आती है, आ सकती है, ठीक है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे कॉस्ट सारी माइनस करनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं करनी मुझे माइनस, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट ना बोल के इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, PBDT। एक नई टर्म आ गई, PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, PBDT, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसका लॉजिक क्या है कि भाई आपने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं करी, तो उसका सीधा आंसर है कि वी नीड कैश प्रॉफिट, वी डू नॉट रिक्वायर्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट हम डेप्रिसिएशन भी कर देते, अभी के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब सुनो, अब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस तो की नहीं थी, अब मैं लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ, तो अभी क्वेश्चन माइंड में आएगा कि फिर पहले ही कर देते, ठीक है। चलो यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्या आ गया, अब PBT आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, किसका नंबर है, टैक्स का, ठीक है, टैक्स का, ये क्या आ जाएगा, PAT, ठीक है, ये भी माइनस हो गया, टैक्स भी, PAT आ गया। अब लास्ट, अब क्या माइनस कर दें, अच्छा PAT आ गया, माइनस तो सब कुछ हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया, बट इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अब ये प्रॉफिट आ गया, हाँ अभी मैं आता हूँ इस पर हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। अपने को ये चाहिए CFAT, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा प्राइमा फेसी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आपको अगर डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करनी थी, आपको ऐड ही करनी थी, तो पहले माइनस क्यों करी। और वो आप देख सकते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो, डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। मतलब सोचो, अगर मैं डेप्रिसिएशन या माइनस नहीं करता तो टैक्स ज़्यादा आता, और टैक्स ज़्यादा आता
तो इसका मतलब जो टैक्स से होने वाली सेविंग थी, टैक्स पे किसकी वजह से, डेप्रिशिएशन की वजह से, वो काउंट ही नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस बात को, हालांकि थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा। डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा तो टैक्स ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब जो टैक्स मेरा जाना ही नहीं है वो भी काउंट हो जाएगा। जाना क्यों नहीं है, अगर आपने डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स में लिखते हैं ना, लिखते हैं जब हम टैक्स देते हैं तो हमें टैक्स डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। टैक्स तो एक कैश एक्सपेंस है ना, यानी कैश का जाना है, बट डेप्रिसिएशन कुछ टैक्स को रोक देती है जाने से, तो उसकी वजह से जो सेविंग हो रही है वो तो लिखनी पड़ेगी। अब वो लिखने का तरीका क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, बोलता प्रॉफिट इतना कम हो गया, तो अपना आप ही टैक्स कम आता है, कम आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट इतना टैक्स हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो पीएटी हो गया, मुझे पीएटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सीएफएटी, तो मैं एड बैक कर देता हूँ। लेकिन इस बात को हम ना मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं आता हूँ सीधा इस वाली फिगर पे आता हूँ, ऊपर वाली बात तो समझ में आई गई। मान लीजिए ये है 1,00,000 रुपया पीबीडीटी। अब मैं कुछ फिगर्स ले रहा हूँ यहाँ पर, मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो है 20,000 लेट से, ठीक है, और जो मेरा टैक्स रेट है मान लीजिए 40% है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दो एग्जांपल, दो कॉलम से आपको समझाना है। एक हो गया पीबीडीटी 1,00,000, एक पीबीडीटी 1,00,000, ठीक है, सेम ले लिया मैंने, और ये अपनी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बताओ, अब मैं पहला एग्जांपल लेस डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत है लेने की, ठीक है ना, क्या जरूरत है लेने की, वो तो बाद में प्लस ही करना होता है। ये पहला एक किसी ने उसका वो दिया कि जरूरत लेने की जरूरत ही नहीं मत लो, तो मैंने नहीं लिया यहाँ पर, तो ये कितना आया, 1,00,000 ही आया, मैंने माइनस नहीं किया, तो ये हो गया पीबी, ठीक है। अब लेस टैक्स, अब टैक्स का रेट बोलो, टैक्स का रेट है 40%, तो ये कितना हो जाएगा 40,000, और ये आ गया पीएटी, और बल्कि पीएटी क्या, इसको तो मैं सीएफएटी भी बोल सकता हूँ वैसे, ये गलत है लिखना, बट वैसे केवल बोल सकता हूँ, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करी ना, तो कैश प्रॉफिट ही तो हुआ, तो यहाँ पे आ गया 60,000। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो रही है, वो हम अभी ठीक कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखता तो कितना लिखता, 20,000 लिखता, तो ये कितना आता, 80,000 आता, और 80,000 पे टैक्स कितना लगता, 32 लगता, तो ये कितना आता, 48 आता। अब ये 48 आता, लेकिन ये पीएटी होता, फिर मैं क्या करता, ऐड बैक, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करता, तो कितना हो जाता, हाँ एग्जैक्टली, और वो हम समझ सकते थे कैसे, 40,000 का टैक्स, सॉरी 20,000 की डेप्रिसिएशन की वजह से 40% टैक्स बचता है, 40% है टैक्स का रेट, तो 20,000 का 40% कितना, 8,000, तो वो 8,000 बचता है डेप्रिसिएशन की वजह से, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। क्योंकि देखो हमने अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो उसकी वजह से 60,000 का सीएफएटी आया, जबकि ऐसा नहीं है, अगर मैं डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देता हूं तो मेरा वो कैश फ्लो को भी घटा रहा है, ठीक है, इसलिए वी हैव टू कंसीडर डेप्रिसिएशन। तो इसकी वजह से, लेकिन हमारा डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बचता है, तो इसलिए हम टैक्स को बचाने के लिए डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और वो कंसीडर भी करते हैं। कंसीडर करना पड़ेगा ना, अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो टैक्स मेरा बच सकता था मैं उसको बचा ही नहीं रहा भाई, सीधा सीधा है ना, यहाँ पे 40,000 टैक्स गया, वो 40 तो, लेकिन जाना कितना चाहिए, 32,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप अगर यहाँ नहीं भी लिखोगे तो आप गलती कर रहे हो ना, अकाउंट में तो आपने डेबिट करा ही होगा डेप्रिसिएशन, और अगर अकाउंट में डेबिट किया ही होगा तो टैक्स तो बचा ही होगा। बिल्कुल, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत बार ना ये पीएटी दे रखा होगा, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ निकाल दिया उन्होंने, यहाँ पहुंचा दिया आपको 48 पे, बट मुझे पीएटी नहीं चाहिए, मुझे सीएफएटी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन। अगर ये बिफोर डेप्रिसिएशन है तो फिर तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे पहले, फिर पहले पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो नया पीएटी आएगा, पीबीटी आएगा, उस पर टैक्स देंगे, फिर जो से नया पीएटी आएगा डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, मतलब फिर हमें वो टैक्स सेविंग की जो कैलकुलेशन है ना वो शो करनी पड़ेगी, फिर तो कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, आपका क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, फिर तो ये ड्रामे करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब फिर तो हम सीधा इग्नोर कर सकते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन चाहिए ही नहीं, हमें तो जो टैक्स सेविंग की वजह से डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका डाउट ये था, ये नोट आप नोट करके भी इसको लिख लेना, आगे मैं लिखवा भी दूंगा, अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो वी विल नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन एट ऑल, हमें जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को टैक्स सेविंग के लिए ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सीएफएटी आता है, एक बार इसको प्लीज पहले नोट कर लो, इस वाले को, ये रहा,
ऊपर हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ CFAT। इनकम स्टेटमेंट समझ आ गया आपको? अच्छा, एक डाउट आपको आया नहीं लेकिन वो बाद में आ सकता है या किसी और को आ सकता था, वो ये था, सुनना ध्यान से। यहाँ पर मैंने सारे, अच्छा आप बताना, मैंने इसमें जब ये माइनस किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया, तो क्या इसके अंदर इंटरेस्ट माइनस करते हैं? इंटरेस्ट, हाँ नहीं, लेकिन क्या इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए प्रॉफिट निकालने में? वैसे होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस किया नहीं, यानी मैंने फाइनेंस कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसका कारण बता देता हूँ आपको, ये डाउट बाद में आ सकता है या कोई आपसे पूछ ले तो आपको दिक्कत करेगा, तो हम उसको समझ लेते हैं। अब मैं उस वाले पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने बीच में छोड़ा था, कि वो जो आपको डिस्काउंट रेट लेना होता है, ठीक है, डिस्काउंट रेट। बेसिकली डिस्काउंट रेट क्या होता है, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको मैंने 1,00,000 रुपए आपसे लिए और आपने कहा कि सर मुझे तो 12% तो चाहिए चाहिए, तो 12% आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही होगी। अब मैं कंपनी के एंगल से बात करता हूँ, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लगाए, तो कंपनी ने भी वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा। अब सुनो, जब कंपनी कहीं से पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, आप ये बात जानते हो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? मोटा मोटी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। या तो कंपनी पैसा इक्विटी शेयर से उठाएगी, शेयर इशू करेगी, ठीक है, या फिर डेट होगा, यानी कि या तो इक्विटी लेगी या डेट लेगी, ठीक है, प्रेफरेंस वगैरह भी हो सकता है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। अब आपको पता होना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो इन दोनों से ही आता है मोटा मोटी, ठीक है। और अगर कोई इसमें बोल रहा है कि सर वो अपना भी तो हो सकता है रिजर्व, तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व जो होता है वो इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो पैसा है इसके साथ कोई ना कोई कॉस्ट अटैच हो गई है। वैसे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कि इसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का चैप्टर है, वो ये बताता है कि जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वो केई होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जो डेट की कॉस्ट होती है वो केडी होती है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब आपने ये दोनों को कंसिडर करके ही अपनी केसी बनाई होगी। केसी, व्हाट इज केसी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वो केसी पता है क्या है? वो जो मेरे एग्जांपल में 12 है ना, वो केसी है। आपने बोला मुझे 12 तो कमाना ही है, क्यों? मेरी केसी 12 है, ठीक है। तो केसी जब आपने 12 बोला तो आपने डेट का जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट जो दिया वो तो कंसिडर कर लिया ना, करा नहीं करा? वही तो बोल रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। आपने जब 12 बताया, 12, तो आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को कंसिडर किया या नहीं किया? कर लिया ना। तो अगर आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को एक बार कंसिडर कर लिया और अगर आपने इंटरेस्ट यहाँ दोबारा घटा दिया तो आपका इंटरेस्ट 2 बार काउंट हो जाएगा। नहीं समझे? तो और हाँ, वो उन्होंने जो 12 बोला है ना, वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ही तो 12 बोला है आप, ठीक है। अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब ये केडी निकाला जाता है ना, तो ऐसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करके निकाला जाता है, ठीक है। अभी ये समझ ना भी आए तो चलेगा, सिर्फ इतना समझ लो कि इंटरेस्ट को देख के निकाला जाता है। तो यानी जो केडी निकाला गया, उसने इंटरेस्ट को जो दिया था कंपनी ने बाहर, जो कम पैसे पे, वो कंसिडर हो गया। और अगर आपने केडी को निकालते टाइम इंटरेस्ट कंसिडर कर ही लिया है, तो अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर ही दिया तो फिर तो 2 बार काउंट हो गया, एक तो कॉस्ट निकालते वक्त और आपने आउटफ्लो में भी माइनस कर दिया, इसलिए इंटरेस्ट को यहाँ इग्नोर किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। और इसी तरीके से मैं वो बोल सकता हूँ आपको कि डिविडेंड वगैरह भी नहीं लिए जा रहे, बताओ क्यों? अरे डिविडेंड भी तो इसने केई निकाला होगा, तो केई में कैसे निकलता है? डिविडेंड को लेके निकाला होगा। तो फिर अगर दोबारा डिविडेंड माइनस कर दिया कि भाई, कोई बोले कि कैश फ्लो में आप डिविडेंड माइनस क्यों नहीं कर रहे, तो डिविडेंड निकालने जो दिया होगा वो तो केई में आ गया होगा, और केई और केडी मिलके केसी बनता है, और ये केसी ही डिस्काउंट रेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता था, इसको हमने हटा दिया यहाँ से अब, ठीक है। चलो, मैंने आपको कैश फ्लो बता दिया, कैश फ्लो कौन कौन से अपने क्वेश्चन में आते हैं, इनिशियल और ये, और इसमें CFAT जो हमारा मेन कैश फ्लो होता है उसकी हमने बात कर ली, ठीक है ना। आगे बढ़े अब।
आज अब हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, जो पहले मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपको नॉन डिस्काउंटिंग से। नॉन डिस्काउंटिंग यानी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है, क्योंकि हमें करनी तो सारे ही है ना, हमारे एग्जाम के लिए तो सभी रेलिवेंट है ना। हमारे प्रैक्टिकली मैंने बोला है हमारे काम की नहीं होती, बट एग्जाम के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में सबसे पहली तो हमें दो ही टेक्निक पढ़नी है, जिसमें पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, पीबीपी, नाम से पता लग रहा है क्या बोलना चाह रहा है, सुनना। बिल्कुल, वेरी गुड। पे बैक पीरियड, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए कंपनी लगाए हैं, तो ये जो 1000 करोड़ रुपए कंपनी लगाए हैं, ये कितने ईयर्स में पे बैक वापस आ जाएंगे, सिर्फ ये बताने का काम करता है पे बैक पीरियड। एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि यार ये सिर्फ यही बताता है कि कितने टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, लेकिन प्रॉफिट कब आया ये तो बताता ही नहीं है। भाई ये तो सिर्फ ये बता रहा है अच्छा तुमने इतने लगाए थे, 3 साल में वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें यह है कि अगर हमारा फोकस इस चीज पे है कि हमारा लगाया हुआ पैसा कब तक आ जाएगा, हम ये जानना चाहते हैं मैनेजमेंट, तो ये मेथड अच्छा है, ठीक है। इसके एडवांटेज एक और अभी हम पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत आसान है। लेकिन सबसे बड़ी ड्रॉबैक बताओ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका? नहीं नहीं, उससे भी बड़ा, हाँ सबसे बड़ा टैग। जो भी नॉन डिस्काउंटिंग पढ़ेंगे ना, समझ लो उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। आप सोच के देखो ना, आज का 100 रुपये और 1 साल बाद का 100 रुपये बराबर मान रहे हैं, ये तो गड़बड़ी है ना बिल्कुल। तो फाइनेंस पढ़ने का ही फायदा नहीं है ऐसे केस में तो, ठीक है ना। और ऐसा एक जनरल बिजनेसमैन को आप बोलोगे कि यार 1 महीने 1 साल बाद भी सेम पैसे ही ले लेना, तो बिजनेस क्यों कर रहा है फिर वो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी, इसमें जो पे बैक पीरियड है वो हम इसमें, वो तो मैं लिखवाऊंगा लास्ट में आपको एडवांटेज, वो थ्योरी में आता नहीं है, थ्योरी वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखनी है इसका मीनिंग के लिए। पे बैक पीरियड के आगे लिखना, पहले हेडिंग डालो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, उसके अंदर पहली सब हेडिंग पे बैक पीरियड, पीबीपी लिखिएगा। इट इज द पीरियड which calculate the time required for recovery of initial amount invested. It is the period which calculate the time required for recovering of initial investment. ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड यानी इससे आंसर ही क्या आता है, पीरियड, टाइम आता है, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, ये आता है इससे, ठीक है। ओके, अच्छा आप बताओ टाइम का ज्यादा आना अच्छा है या कम आना अच्छा है? कम आना अच्छा है। तो जो भी टेक्निक हम पढ़ेंगे ना, उसमें हमेशा एक बात लिखेंगे हम कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, डिसीजन रूल यू कैन से। डिसीजन कैसे ले? मैनेजमेंट ने बोला भाई बताओ पीबीबी के हिसाब से बताओ, मैनेजमेंट ने कुछ सोचा हुआ है, हमें इस प्रोजेक्ट से 4 साल में पैसा चाहिए ही चाहिए, ये मैनेजमेंट की डिज़ायर है। तो आप बताओ, मैनेजर से पूछा कि पीबीबी क्या है इसका, उसने बोला 5 साल, तो मैनेजमेंट रिजेक्ट कर देगी ना, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती थी 4 साल, आप बोल रहे हो 5 साल आपने निकाला है तो बेकार है हमारे लिए, हम तो 4 साल चाहते थे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बोला 4 साल, मैनेजमेंट तो कह रही थी कि 6 साल में भी आ जाए तो चलेगा हमें, तो बढ़िया है हमारे लिए प्रोजेक्ट, ये तो हम 6 साल सोचे तो 4 साल में रिकवरी करके दे रहा है, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसका मतलब, ठीक है। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है इसका, इफ पे बैक पीरियड लेस देन इक्वल टू मैनेजमेंट डिजायर, इफ पे बैक पीरियड लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू समझ गए ना, उससे कम है या बराबर है, भाई बराबर भी है तो मैनेजमेंट की डिजायर तो पूरी कर दिया आपने, ठीक है, प्रोजेक्ट ने मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको इसमें लिख दीजिएगा एक्सेप्ट द प्रपोजल, एक्सेप्ट द प्रपोजल। दूसरा इसका मतलब समझ गए होंगे आप, इफ पीबीपी क्या है बोलो, ज्यादा आ जाए मैनेजमेंट डिजायर से तो क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट। अच्छा ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए हो गया, मैंने पूछा 5 साल सोचा, 4 में हो रहा है बहुत बढ़िया, 6 में हो रहा है मना कर दो। अब देर आर 2 और 3 प्रोजेक्ट्स, जो आपका क्वेश्चन था पहले, ये हो सकता है बिल्कुल कि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हो और मैंने इसका पीबीपी निकाला, मैनेजमेंट की डिजायर थी 3 साल,
4 साल रादर, 4 साल थी, तो एक का आया 3, एक का आया 2, एक का आया 2.5, ये तो तीनों ही बढ़िया है, तो क्या तीनों कर लें? तो कौन सा वाला करोगे? सबसे कम वाला, एग्जैक्टली एक लाइन ये और लिख लेना, देखो तीसरा पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। इफ देयर आर 2 or more proposal under consideration, if there are 2 or more proposals under consideration, then the proposal having lesser then the proposal having lesser PBP will be accepted। ठीक है ना? तो जब 2 से ज़्यादा होंगे तो ठीक है भाई, जिसका सबसे कम होगा वो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया डिसीजन रूल। मीनिंग समझ में आ गया? हाँ, कि ये बताता है कि टाइम कितना लगेगा पैसे को वापस आने में। कौन से पैसे को? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। पहली चीज़, डिसीजन कैसे ले? सबसे कम वाले को ले लो। पहली बात, मैनेजमेंट की डिजायर पूरी हो, और वो अगर जितना कम है उतना बढ़िया, राइट। अब आती है मेन चीज, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीबीपी, राइट। कैलकुलेशन पीबीपी, कैलकुलेशन ऑफ पीबीपी। अब सुनना ध्यान से, पहले सुनते जाना फिर लिखेंगे। इसमें 2 केसेस हैं। हमने अभी देखा कैश फ्लो, मान लीजिए दे रखे हैं, ये हमने निकाले। कैश फ्लो हमेशा 2 तरह के ही होंगे हमेशा, या तो हर साल सेम होंगे, हो सकता है ना मैं हर साल 50,000 ही कमाता हूँ, जो कि प्रैक्टिकली होना बहुत रेयर, मुश्किल है, बट क्वेश्चन हो सकता है हमारा। और या फिर अलग अलग, अच्छा एक भी अलग है तो अलग ही माना जाएगा, मतलब 50,000 60,000 तो भी अलग, ऐसा हो सकता, ठीक है, तो डिफरेंट माना जाएगा। तो यानी केस वन व्हेन कैश इनफ्लोज, अच्छा व्हेन आई से कैश इनफ्लोज आई एम सेइंग CFAT, एज सिंपल। पूरे चैप्टर में कैश इनफ्लो मतलब CFAT, नहीं दे रखा तो बनाना पड़ेगा उसको CFAT, ठीक है। व्हेन कैश इनफ्लोज आर सेम एवरी ईयर, हर साल सेम है, ये पहला केस। केस नंबर 2 क्या होगा इसका मतलब? व्हेन कैश इनफ्लोज आर नॉट सेम, यानी डिफरेंट, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन में तो हल्का सा फर्क आएगा, वो करेंगे, ठीक है। एक बार नोट करना है इसको, और फिर केस नंबर 1 को दोबारा कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से करते हैं, बहुत इजी है। देखो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है, 1 to 3 ईयर्स, मुझे बता रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, डबल आई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी है मान लीजिए 80,000, ठीक है। ईयर 1 ये है कैश फ्लोज, राइट, कैश फ्लोज मतलब कैश इनफ्लोज। मैंने 0 वाला तो यहाँ ही लिख ही दिया ना, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ठीक है। 30,000 ये तो पहला केस है ना, केस नंबर 1 है ये, तो इसमें तो यही लिखना पड़ेगा मेरे को। ईयर केस 1 में तो हर साल सेम ही होता है। तो भाई निकालना क्या है आपको? आपको यही तो निकालना है कि कितने सालों में आपका लगा हुआ पैसा वापस आया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप 80,000 आपने लगाया, ठीक है, तो 3 आप कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि आपका जो कैश आउटफ्लो है, अच्छा कैश आउटफ्लो जब मैं लिखता हूँ मतलब मैं इनिशियल की बात ही कर रहा हूँ, कैश आउटफ्लो और यू कैन से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक, अपॉन एनुअल CFAT, यानी कि 80,000 रुपये गया जेब से और 30,000 हर साल वापस आता है, तो कितने साल में वापस आ जाएगा? डिवाइड कर दो इसको, 2.66 आ रहा है, कुछ ऐसी आएगा मेरे ख्याल से। 80,000 डिवाइड बाय 30,000, 2.66 यानी 2.67 ईयर्स। पॉइंट में छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। हर साल अगर सेम ही है तो यानी एनुअल CFAT लिख दो आप यहाँ पर, और कैश आउटफ्लो इतने सालों में, ऐसे पता ही लग रहा था। देखो 30,000 पहले साल में वापस आ गया, 60,000 दूसरे साल में वापस आ गया, टोटल 60 आ गया। तो हाँ, लेकिन हमें हमें फ्रैक्शन में बताना है, मतलब डेसिमल में बताना है हमें। 3 नहीं बोल पाएंगे, 3 में गड़बड़ हो जाएगी मुझे, क्योंकि बताना है कि 80,000 कब रिकवर हुआ। अगर मैंने 3 बोल दिया तो 90 हो गया इसमें दोनों का। तो मुझे इसलिए बताना पड़ेगा कि 2 साल कुछ पीरियड में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद का जो पीरियड होगा वो प्रॉफिट वाला होगा।
इसलिए ऐसे बताना है। एक बार एग्जाम्पल नोट करके फॉर्मूला नोट कर लो। हो गया, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब आते हैं दूसरा केस पे, केस नंबर 2, केस सेकंड, व्हेन कैश इनफ्लोज आर नॉट सेम। इस बार कुछ इस तरह से है, कैश आउटफ्लो या यू कैन से इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज 1 लाख, और आपको ये दिया हुआ है ईयर 1 2 3 4, 4 ईयर का प्रोजेक्ट है। कैश फ्लोज 40,000, 30,000, अगेन 40,000, फिर 25,000। पिछले और इस वाले केस में एक फ़र्क है कि पिछली बार हमने, बात तो वही है कि हमें ये देखना है कि लाख रुपए कब आया, लेकिन उसमें हमने नीचे क्या लिख दिया था, एनुअल CFAT, क्योंकि सेम था हर बार। अब मैं यहाँ पे एनुअल नहीं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग है, कौन सा लिखूँ, एवरेज करना पड़ता है, या तो एवरेज करेंगे, बट एवरेज ना करके आपको क्या करना है सुनिए। यहाँ पे आपको 2 कॉलम तो ये होंगे, आपको क्यूमुलेटिव CFAT निकालना है। क्यूमुलेटिव ये CFAT है ना, क्यूमुलेटिव निकालना है। तो पहले साल के एंड तक 40 आ गया, दूसरे साल के एंड तक कितना आ गया, 70। अब ध्यान से सुनना, तीसरे साल के एंड तक आया 1,10,000 रुपए, यानी मेरा आंसर इसके बीच में कहीं है, यानी कि मैं इसके बीच में कहीं लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं 3 साल तो बोल नहीं सकता। तो कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है, देखो अब मैं यहाँ पे PBP कैसे निकालूंगा, PBP यूनिटरी मेथड से। देखो ये तो तय है कि 2 साल तो होगा ही होगा, 2 इयर्स तो है ही, प्लस अब ये बताओ दूसरे साल और तीसरे साल में आपने कितना कमाया टोटल, 40,000, तो यानी कि टोटल कमाया कितना, 40,000, कितने साल में, कितने साल में, 1 साल में। तो अब मुझे कितना चाहिए, मैं 2 साल में मैं कहाँ खड़ा हूँ, 2 साल में मैं कहाँ खड़ा हूँ, 2 साल तक कितना कमा लिया भाई, मैंने 2 साल लिखा ना कि 2 साल तो मैंने, 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, 70,000 आ गया। मैं कितनी दूर हूँ अपने टारगेट से, 30,000। तो ये आप अगर देखें, ये यूनिटरी मेथड है। 1 साल लगता है 40,000 कमाने में, 40,000 कमाने में लगता है 1 साल, तो 30,000 कमाना था मेरे को तो, लेकिन तो 30,000 कमाने में कितना लगेगा, ये अगर आप खाली इसको देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इतने बॉक्स को देखें तो ये यूनिटरी मेथड ही तो है। 40,000 को कमाने में 1 साल लगता है, तो 30,000 को कमाने में कितने साल लगेंगे, यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा ये पीरियड निकल देगा वो फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना, समझ आ रहा है भाई। 40 को कमाने में 1 साल, ये एक यहाँ पे कोई, यहाँ पे एक ईयर को बता रहा है, क्योंकि देखो ना मैं 2 ईयर तो निकाल चुका था, अब मुझे दूसरे और तीसरे के बीच में मैंने कितना कमाया है, 70 और 1,10,000 के बीच का गैप कितना है। अच्छा ये बताओ इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 और 3 के साल के बीच में, नहीं 2 और तीसरा साल, दूसरा साल का एंड, तीसरा साल का एंड, 1 साल, एक, यानी कि ये जो है पीरियड का डिफरेंस है 1 साल, और ये जो है अमाउंट का डिफरेंस है कितना, इन दोनों के बीच का कितना गैप है, 40,000। तो ये यही तो हो गया, दूसरे साल के एंड तक आपने 70 कमाए, तीसरे साल के एंड तक आपने 1,10 कमाया, यानी तीसरे साल में कितना कमाया, 40, सिर्फ तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, 40 कमाया। तो यानी कि एक पूरा साल लगता है 40,000 रुपये कमाने में, और मुझे कितना कमाना है, 30,000, तो 30,000 कमाने कितने लगेंगे, ठीक है। तो बस इसको इस तरह से करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल फाइंड कि भाई 2 ईयर्स आ रहा था, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है मेरा, 0.75 आ रहा है शायद, 2.75 ईयर। हाँ 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 बिल्कुल, ये हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो पे बैक पीरियड तो इतना सिंपल है निकालना, इतना सिंपल है, ठीक है।
एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम कैश फ्लोज, हाँ अब इसमें वैसे फॉर्मूला अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ इसके लिए लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, इतना तो चाहिए ही चाहिए 2 साल, ठीक है। मतलब फॉर्म इसको ना आप लैंग्वेज में मत लिखो, कंफ्यूज करेगा आपको, आप एग्जाम्पल लिख लो इसका। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लैंग्वेज में लिखवा तो दूंगा आपको, वैसे ही परेशान करेगा फिर क्या इसका मतलब क्या है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल, इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल से करा देता हूँ। आप इसका ना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लो एक बार, मैं एक बार ये सामने निकाल लेता हूँ इसका क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट, अजीब सा है कैसे, चलो बस, अभी हमने पीवी निकाल, पीवी तक भी नहीं पहुंचा रहा मैं उस क्वेश्चन में, तो आपको कैश फ्लो मतलब CF80 बेसिकली, CF80 निकालना है आपको उसके अंदर। देखिए सामने क्वेश्चन आ गया आपके, कैप बच का फर्स्ट क्वेश्चन, ABC लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख। बेसिकली बोलना चाह रहे हैं जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख रुपए है, मतलब टोटल 1 लाख रुपए की चीज़ होगी वो, डेप्रिशिएबल बेस ऑफ मतलब कैपिटल एसेट 1 लाख रुपए की है, ठीक है। एसेट की वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, या उसमें डेप्रिसिएशन कितने भी लगेगा आप ये कह सकते हैं इसके अंदर, ठीक। हाँ बिल्कुल, टोटल डेप्रिसिएशन ही है बिल्कुल, डेप्रिसिएशन बेस का मतलब यही है कि टोटल डेप्रिसिएशन है। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल का। एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ध्यान देना, अर्निंग और बिफोर, अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन यानी PBDT of ₹45 in year 1, 30 in year 2, 25 in 3 and 35 in year 4. Assume straight line depreciation. It means आपकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, आपको पता है डेप्रिसिएशन 2 तरीके से निकलती है, हाँ जी 2 तरीके से निकलती है डेप्रिसिएशन। एक मिनट, डेप्रिसिएशन के भाई 2 ही तरीके हैं, सिंपल सी बात है। देखो इधर SLM होगा या तो, या फिर WDV होगा। अगर SLM होगा तो ये क्या करता है, SLM निकालने का तरीका, जो भी एसेट की कॉस्ट होगी लेस सैल्वेज वैल्यू एंड डिवाइड बाय n। क्या मतलब भाई, सिंपल सी बात है, अगर 2 लाख की एसेट है और वो आखिरी में 20,000 की बिकेगी तो डेप्रिसिएशन तो 180 पे लगेगा, 20 तो वापस मिल ही रहा है, तो डिवाइड बाय उसकी लाइफ। मेरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बता रखा, मुझे सिर्फ ये बता रखा है कि 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगानी है मुझे, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन बेस बताया है क्वेश्चन ने मुझे, ये रहा, और 4 साल की लाइफ बताया, तो 4 ईयर तो कितना आ गया 25। और आप जानते हैं अगर WDV होता है तो क्या होता है, जैसे 1 लाख रुपए होता है, अगर वो होता है तो फिर आपको जो भी आता है वो माइनस होके होता है, ठीक है। ये बात हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम में या क्वेश्चन में दोनों यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज होती है WDV, सॉरी SLM, बट WDV को भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा, आपसे बोल रहे हैं टैक्स रेट 20% है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेलिवेंट कैश फ्लोज। अब देखो रेलिवेंट कैश फ्लोज बोला है तो यहाँ पे तो निकलने लायक एक ही कैश फ्लोज है, समझो। मैंने कैश फ्लो कौन कौन से बताया आपको एक तो इनिशियल वो तो पता लग गया, मशीन अगर 1 लाख रुपए की डेप्रिशिएट करे 1 लाख रुपए की, उसको तो कुछ निकालना नहीं होगा। बेसिकली आपसे क्या निकलवाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, ये CF80 कैश इनफ्लो, तो ठीक है। अच्छा ध्यान रखना क्योंकि चारों साल का PBDT अलग अलग है,
तो 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि चारों का अलग अलग आएगा ना। तो ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ CFAT, कैलकुलेशन ऑफ CFAT है कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज, यू कैन से। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ईयर आपको लिखना है, इसके बाद PBDT, आप कॉलम बनाना चाहें तो डिप्रेशन का बना सकते हैं, फिर ये आ जाएगा PBT, फिर हम बना देंगे PAT का, एंड देन CFAT। और अगर हम इसको नाम दें तो ये हो गया A, दिस इज B, C, D और E, ठीक है। तो ईयर वन में बोलो PBDT कितना है 45, डेप्रिशिएशन उस ईयर का 25, तो PBT कितना हो गया 20, और डेप्रिशिएशन कितना, सॉरी टैक्स PAT मैंने डायरेक्ट लिखा है। अच्छा, आप चाहें किसी को और ज़्यादा स्लो करना हो अपने आप को तो एक टैक्स का कॉलम भी बना सकते हैं। मैंने PAT लिख दिया, आप समझ पा रहे हैं। अगर मैंने PAT लिख दिया तो PBT सीधा मैंने टैक्स माइनस कर दिया उसमें से। अच्छा, टैक्स माइनस करने का तरीका इस ये होता है, मैं अभी इसको करके दिखा दूंगा आपको। 1 - T, 1 - T समझते हो आप। अगर मेरा PBT 100 रुपये है और टैक्स का रेट 40% है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 100 - 1 - 40 यानी 60 लिखना चाह रहा हूँ, सॉरी 4 लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ कितना होगा 102.6, ठीक है। तो आप चाहें तो PBT पूरा लिख सकते हैं, फिर टैक्स लिख के फिर निकालें। PAT लिखने से डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, 1 - T, मेरे क्वेश्चन में 1 - T क्या होगा बताओ, मेरा टैक्स रेट कितना है 20%, तो ये हो जाएगा 1 - 0.2, 20 मतलब 0.2, तो यानी कितना हो गया 0.8, यानी कि जो भी PBT हो उसका 0.8 कर दो, यानी 80% कर दो, तो ये कितना हो गया 16। और CFAT, PAT से CFAT कैसे जाते हैं, इसको कॉलम में करके दिखाओ उनको, करके ऐसे दिखाना पड़ेगा कि जो D है D, उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा B, ठीक है। कितना हो गया 16 + 25, कितना हो गया 41, ऐसे करके 2 3 4 चारों का निकाल दिया, ठीक है। कितना कितना आ रहा है बताओ 29, थर्ड कौन सा है 33, ठीक है। तो इस तरह से हम CFAT निकालते हैं। क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी क्यों हो जाती है, मैं बोल रहा था डेप्रिसिएशन जैसे आपने लिखा है, तो डेप्रिसिएशन अगर ये WDV होता तो डेप्रिसिएशन 4 बार निकालना पड़ता आपको कि 1 लाख का 20%, फिर जो आता है उसका 20%, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट हमारे एग्जाम में WDV वाला भी आ चुका है, आता है, ठीक है। तो दिस इज योर CFAT निकालना, राइट। चलो, अभी इसका क्वेश्चन तो हम अभी और कोई नहीं कर पाएंगे फिलहाल, तो इसका असाइनमेंट कर दो क्योंकि अभी जितना हमने किया है। चलो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो करके दिखाइएगा, ठीक है। एक बार लिखिएगा, अब मशीन की जो कॉस्टिंग है, यानी कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपीज़। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, एंड कैश आपको दे रखा है, लिखिएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स PBDT ऑफ द 5 years, लिखते जाना। PBDT दिया है आपको 50,000, 60,000, 40,000, अगेन 50,000 एंड 60,000, ये आपको PBDT दिया है, PBDT, ठीक है।
और आपको सैल्वेज वैल्यू दी है, सैल्वेज वैल्यू 20,000 रुपीज। टैक्स रेट इज 30% एंड SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी यूज्ड। SLM मेथड लगाना है, ओके आपको कैलकुलेट पीबीपी करना है। अब पीबीपी करना है तो ऑब्वियसली कौन सा केस है, 1 या 2? केस नंबर कौन सा है, सेकंड है। तो मेन फोकस किस पे रहने वाला है, CFAT निकालने पे। CFAT निकलने के बाद तो क्यूमुलेट कर देंगे और हो जाएगा काम। तो करिए ध्यान से, PBDT दिया है और डेप्रिसिएशन निकालने में ध्यान रखिएगा सैल्वेज वैल्यू भी है अपने पास ना, करिए। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप और एन मतलब लाइफ। क्वेश्चन में कॉस्ट थी 2 लाख, स्क्रैप थी 20,000 या सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोल लीजिए, 5 साल की लाइफ थी, 1,80,000 डिवाइड बाई 5। डेप्रिसिएशन 45 आया था। अच्छा काल से कोई बात नहीं, कर लो। थर्टी सिक्स आया क्या, मैंने गलत तो नहीं किया। अच्छा सॉरी, आप यू आर राइट, 36 ही तो आएगा। 180 डिवाइड बाई 5 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया। यस 36, 36 is the right answer of depreciation. Then year 1 2 3 4 5 we have PBDT फिर depreciation, PBT। इस बार मैं टैक्स का कॉलम भी बना रहा हूँ जस्ट टू, जिसको जो अच्छा लगे, मतलब अगर किसी को बहुत स्लो करना होता है कि टैक्स भी लिखना है, कई लोग डायरेक्ट नहीं लिख पाते, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टैक्स, फिर PAT आएगा, फिर PAT के बाद हम क्या करेंगे, PAT के अंदर प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, दैट बिकम CFAT, और फिर इसी के आगे हम ना कॉलम बना लेंगे क्यूमुलेटिव का, तो यहीं पे PBP भी निकाल देंगे। PBT की फिगर्स क्या थी, फर्स्ट ईयर की क्या थी, 50, 60, 40, 50, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने निकाली है 36, 14, 24, टैक्स हमारे क्वेश्चन में था 30%, राइट।
यही आ रहा है क्या? क्या क्या आ रहा है आपका फर्स्ट ईयर का? CFAT कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 14,000 था PBT और तो 9800 आया, या तो मैंने गलत किया है आपने। मैं भी बिना कैलसी के ही कर रहा हूँ आज। आई थिंक आपका ठीक है। मैंने कैजुअली ले लिया इसको ना, ऐसे ही कर दिया। 40 सही कह रहे हैं हम, 45 ही है, कोई बात नहीं। 45 सेकंड बताओ। ठीक है, थर्ड 38,800। हम्म, अच्छा ठीक है, -1200। ठीक है, 2800 आ रहा है, और ये हो गया 38,800। ठीक है, फिर 40, हाँ वो तो चेंज हो गया ना, जैसे फोर्थ था। ठीक है, और लास्ट 52,800। सेकंड और फिफ्थ तो सेम ही है ना? ठीक है कितना? 32। तो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव कर लेते हैं ना, पहले एक बार क्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव CFAT बताइए, 45,800 और उसके बाद 45,800 प्लस 52,800, राइट? दिस इज 98,600, देन 38,800, इट इज कमिंग आउट 137,400। लेकिन अभी भी हमें तो 2 लाख चाहिए ना। ये हो गया 45,800 अगेन, प्लस कर दिया 183,200। अब कितना करेंगे? 52,800। हाँ अब ये ज़्यादा हो गया, तो 36 हो गया। तो हमारा जो PBP होगा वो इतना ऑब्वियसली 4 ईयर्स तो आना ही आना है, प्लस अब एक साल में हमने कितना कमाया है 4 से 5 साल के बीच में? 52,800। इसको कमाने में हमें लगे 1 साल। हमें चाहिए कितना था? हम खड़े हैं 4 साल पे, 4 साल में 183,200 पे। तो यानी आप कह सकते हैं 2 लाख माइनस 183,200, ऐसे ही है, यानी कि 16,800 ठीक है ना? ये 16,800 में दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको समझ ना आया हो, कि 2 लाख हमें चाहिए था और हम 4 ईयर के एंड तक 183,200 ले चुके हैं। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना था अब आपको। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 4.32। ठीक है, तो यानी कि वो 4 ईयर्स था, ये +32 आया होगा। हाँ, तो 4.32 ईयर्स ये हमारा पे बैक हो गया, यानी कि हमें 2 लाख को रिकवर करने में 4.32 ईयर लगेंगे। तो बाय डूइंग दिस क्वेश्चन हमने साथ साथ कैश फ्लो निकालना भी काफ़ी सीख लिया है इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो निकालने में वैरायटी और भी होंगी, कभी हमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, ये तो हमने लेकिन फिर भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कर लिया कि हमें सब कुछ माइनस करना पड़ा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था कि हमें सेल दे दी जाए, तो बिल्कुल ही पूरा बनाना पड़ेगा कॉस्ट माइनस करके, बट अल्टीमेटली क्रक्स यही है इसके अंदर। ठीक है तो पे बैक पीरियड भी हमें यहाँ तक मोरलेस अभी समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ARR कराने में तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, बस वो ख़त्म करेंगे। हमारा अगली क्लास जो मेन होगी ना, मेन वो डिस्काउंटिंग टेक्निक पे होगी, और डिस्काउंटिंग टेक्निक पे भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है, वो आती है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमारी पूरी क्लास उसके अंदर लगेगी। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है। मतलब NPV तो ठीक है आपको आधे घंटे में समझ में आ जाएगा, बट उसके अंदर क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, ओके।